नमस्कार दोस्तों, यू नेक्स्ट ऑफिसर चैनल पर आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम अपनी सीरीज़ को फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को कहा था कि 1857 से पहले के जो रिवॉल्ट्स हैं उनको हम इस सीरीज़ में पूरा कंप्लीट करेंगे। इससे पहले मैंने मिदनापुर रिवॉल्ट और सन्यासी रिबेलियन को कंप्लीट करा दिया है, तो आप प्लीज़ उस लेक्चर को देखिए जा करके, क्योंकि ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है हर एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। क्योंकि आजकल का आपने ये देखा होगा कि ये ट्रेंड है कि जो ट्राइबल और पीजेंट्स रिवोल्ट हुए हैं उनसे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि वो कब हुए, उनके पीछे का रीज़न क्या था, और एक क्रोनोलॉजी बेस्ड भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये उस पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अभी हालिया में हमारे चैनल पर उमेश सर का एक इंटरव्यू कंडक्ट हुआ है, तो आप उस वीडियो को जा कर के देखें। वहाँ से आपके काफ़ी ज़्यादा डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और फर्दर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे पहले तो क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन एक्चुअल में जो इससे पहले मैंने लेक्चर लिया था उससे रिलेटेड है। तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि देवी चौधरानी इम्पॉर्टेंट फिगर वॉज रिलेटेड विद द रिवोल्ट ऑफ। तो देवी चौधरानी जी जो थी ये कौन से रिवोल्ट से रिलेटेड थी? तो ऑप्शंस दिए हैं: चुहार अपराइजिंग, कोल म्यूटनी और फ़कीर रिबेलियन, या नन ऑफ द अबव। तो आपको कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर मेंशन करके बताना है कि आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके ज़रूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो फर्स्ट जो हमारा रिवोल्ट है आज का, दैट इज़ मुआ मारियाज रिवोल्ट, या जिसे हम मुआ मारीज भी कहते हैं। तो इस रिवोल्ट के बारे में सबसे पहले तो लोकेशन, तो ये लोकेशन के हिसाब से ये असम में हुआ था। असम, जिसको उस टाइम का अहोम किंगडम भी हम कहते थे, अहोम किंगडम। इसका टाइम आप देख सकते हैं, मतलब किस ईयर में हुआ था। तो ईयर है 1769 से 1799 तक, 1769 टू 1799 तक। अब रीज़न क्या था इस रिवोल्ट के पीछे? तो इस रीज़न के पीछे आते हैं। तो पहली चीज़ कि जो मुआमारीज ये एक लोअर कास्ट के पीजेंट्स थे जो कि अनिरुद्ध देव की टीचिंग को फॉलो करते थे। अब अनिरुद्ध देव कौन थे? तो ये हमारे भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड एक प्रीचर थे। तो हुआ क्या था इशू, चलिए इशू को ब्रीफ में जान लेते हैं। तो एक्चुअल में जो ये मुआमारीज थे पीजेंट्स, और जो अहोम पीपल थे, अहोम किंगडम में एक्चुअल में दो तरीके के सेक्ट्स रहते थे। एक तो हमारे रहते थे ऑर्थोडॉक्स हिंदू क्लासेस, और क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है 16-17 सेंचुरी के टाइम पर जो भक्ति मूवमेंट हुए थे, भक्ति मूवमेंट की वजह से जो लोअर कास्ट पीपल्स जो थे, जो लोअर क्लास के पीपल थे, उन लोग की कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया था, और अलग अलग सेक्ट्स निकल के आए थे। तो उन्हीं सेक्ट में से एक सेक्ट ये मुआमारीज का भी सेक्ट था। तो कंटेम्प्रेरी ये ऑर्थोडॉक्स हिंदू सोसाइटी जो थी, जिसके जो मेन रूलर जो थे ब्राह्मण, वो अहोम किंगडम पे रूल कर रहे थे। अब जैसे जैसे ये लोअर क्लास पीजेंट्स जो थे, मुआमारीज थे, इनकी जो जो एक कह सकते हैं कि इनलाइटनमेंट वाला फेज़ आया, तो इनमें काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट होने लगा और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन भी इनकी इंक्रीज़ होने लगी। तो इस चीज़ में जब होम किंगडम के किंग्स ने ये देखा, तो उन्हें ये लगा कि भाई ये कैसे हो सकता है कि ये तो मतलब हमेशा हमसे नीचे ही रहते थे, अभी ये हमारे साथ में और हमसे हमसे बराबरी कैसे कर रहे हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। डैट मीन्स द मेन कॉन्फ्लिक्ट वॉज नॉट विद योर ब्रिटिशर्स। मेन कॉन्फ्लिक्ट जो स्टार्ट हुआ था वो होम के जो हायर क्लास पीपल और लोअर कास्ट पीपल थे, इन दोनों के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था। बाद में ब्रिटिश की इसमें एंट्री होती है। हालांकि ब्रिटिशर्स का एक रीज़न ये भी है कि मतलब एक ब्रिटिश का भी रीज़न इसमें हम ये दे सकते हैं कि ब्रिटिश की जो प्रैक्टिसेस थी, लैंड रेवेन्यू प्रैक्टिस, और जो ट्राइबल्स को उनके लैंड से बाहर निकाल देना, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था, जिसका बाद में मतलब उसके चक्कर में जो ये रिवोल्ट था वो और ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन जो मेन रीज़न था वो हमारे कास्ट बेस्ड रीज़न थे, और दिस वाज द मेन रीज़न कि अहोम जो आर्मी थी, वो अहोम आर्मी को ब्रिटिशर्स ने सपोर्ट किया अगेंस्ट मुआमारीज।
क्योंकि अहोम किंगडम और मुआमारीज के बीच में ऑलरेडी ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट थी। तो जैसे जैसे कि ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ती चली गई, ब्रिटिशर्स ने इसका फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया, जैसे कि वो हर एक स्टेट के साथ हर एक जगह पर वो करते थे। तो अहोम किंगडम्स इवेंचुअली हेल्प्ड बाय योर ब्रिटिशर्स अगेंस्ट होम, अगेंस्ट मुआमारीज। तो इवेंचुअली ब्रिटिशर्स ने और अहोम किंगडम की जो आर्मी थी उन्होंने मुआमारीज को क्रश कर दिया, उनके रिवोल्ट को पूरी तरीके से क्रश कर दिया। और जो भी रिवोल्ट का जो एक 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 जो पीक टाइम था, वो पीक टाइम भी बहुत ही जल्दी ख़त्म हो गया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ब्रिटिश की आर्मी आप सभी को पता है कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, और उसके साथ साथ अहोम की आर्मी भी मिल गई, तो वो और ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो गई। अब इसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या हुआ कि बिकॉज मुआमारीज वर ऑलरेडी, ये काफ़ी ज़्यादा एक एक कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आर्मी के साथ लड़ते थे। मतलब ऑब्वियसली ये ट्राइबल्स थे, और ट्राइबल्स के साथ साथ इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम लाइफ को पहले से जिया था, तो इनकी जो आर्मी और मिलिट्री स्किल्स थी वो काफ़ी अच्छी थी। तो ये एक पहले तो ये काम करते थे कि ये अहोम की आर्मी के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा सर्व करते थे, बट आफ्टर दिस रिवोल्ट ये जो इश्यूज थे, मतलब जो मुआमारीज थे, इनका अहोम की आर्मी के अंदर भी सर्व होना काफ़ी ज़्यादा कम हो गया, कह सकते हैं मिनिमल भी हो गया। तो जिसकी वजह से इवेंचुअली अहोम किंगडम वीक हो गया, और फाइनली ब्रिटिशर्स ने अहोम को भी अपने अंदर इंटीग्रेट कर लिया, जैसे कि बाकी सारे राज्यों को किया था। तो दिस वॉज योर ऑल अबाउट योर मुआमारियाज रिवोल्ट। देन नेक्स्ट आते हैं अपराइजिंग्स इन गोरखपुर। अब ये सिर्फ गोरखपुर की अपराइजिंग्स नहीं है, ये बस्ती और बहराइच में भी उसी टाइम हुई थी। आप टाइम ड्यूरेशन देख सकते हैं 1781। अब रीज़न क्या था, जैसे कि मैंने नीचे भी मेंशन किया है बस्ती एंड बहराइच। अब रीज़न क्या था, आप सभी को पता है कि 1760s ऑनवर्ड, 1760s और 70s में जो ब्रिटिशर्स थे, ये लोग काफ़ी ज़्यादा इंडिया में वॉर में इंडल्ज हो गए थे। जैसे कि मैसूर के साथ ये लोग वॉर कर रहे थे, और आप देखेंगे तो मराठास के साथ भी इनकी राइवलरी स्टार्ट हो गई थी, और भी डिफरेंट रीजन में। अभी हालिया में 1757 में प्लासी ये लड़के ही आए थे, फिर 64 में ये बक्सर भी लड़के आए थे। तो और इससे पहले आप देखेंगे तो 1760 में वांडी वॉश, देन 1759 में बैटल ऑफ बिदारा, जिसे हम बैटल ऑफ हुगली भी कहते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा वॉर्स ब्रिटिशर्स पहले ही लड़ रहे थे, जिसकी वजह से इनका इकोनॉमिक लॉस काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। तो इस टाइम पर वॉरेन हेस्टिंग हमारा गवर्नर जनरल था। 1781 के टाइम पर वॉरेन हेस्टिंग हमारा गवर्नर जनरल था। तो इसको भाई सपना आ गया कि क्यों ना हम ऐसा कुछ तूफ़ानी करते हैं, ताकि जो हमारे पास पैसा है वो बढ़ जाए। अब पैसा क्यों बढ़ाना था, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी वॉर में आप जाओगे तो वॉर में आपका इकोनॉमिक लॉस बहुत ज़्यादा होता है। तो इकोनॉमिक लॉस ब्रिटिशर्स का भी हुआ था। तो वॉरेन हेस्टिंग ने सोचा कि भाई ये बढ़िया मौका है, चलो हम कहीं से पैसा बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसने क्या किया यूपी के जो ये रीजन्स थे, गोरखपुर हो गया, बस्ती और बहराइच हो गया, इन रीजन पे इसने इजारेदार्स को अपॉइंट करना शुरू कर दिया। इजारेदार्स बेसिकली रेवेन्यू फार्मर्स को हम कहते हैं। इजारेदार्स रेवेन्यू फार्मर्स को इसने अपॉइंट करना शुरू कर दिया। और एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी जिसका आप नाम इससे याद कर सकते हैं, दैट वाज योर मेजर अलेक्जेंडर हनाय या हने, HANNAY। ये मेजर अलेक्जेंडर हने को, हनॉय या फिर हने, आप कुछ भी इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, इसको इस हेस्टिंग ने जो है इस रीजन का इजारेदार बना करके भेजा कि तुम जाओ और वहाँ पर जा कर के मतलब कंपनी की तरफ से बढ़िया अपना रेवेन्यू को उठाओ, और रेवेन्यू को किसी तरीके से हमें ला करके दो। तो जो ये हनाय था, इसने क्या किया, जो गोरखपुर और बहराइच रीजन का इजारा है, इसको 22 लाख रुपए में ले लिया। 22 लाख पर एनम, यानी पर ईयर के रुपए में इसने बस्ती और बहराइच का इजारा ले लिया। अब इससे क्या हुआ कि जो ऑलरेडी वहाँ पर प्री स्टैब्लिश्ड रेवेन्यू प्रैक्टिसेस थी वो डिस्टर्ब हो गई। अब ये अपनी रेवेन्यू प्रैक्टिसेस को वहाँ पर लागू करने लगा, जिससे कि वहाँ पर ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड रेवेन्यू प्रैक्टिसेस थी वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गई। और फाइनली इसकी वजह से क्या हुआ
रिवोल्ट स्टार्ट हो गया। क्यों रिवोल्ट स्टार्ट हो गया? ऑलरेडी किसी चीज़ में ऑलरेडी जब कोई प्रैक्टिस बहुत लंबे टाइम से चलती आ रही है, उस चीज़ में आप ज़बरदस्ती जा कर के उंगली करोगे तो वो चीज़ तो ख़राब होनी ही होनी है। तो उसी तरीके से जो पहले की रेवेन्यू प्रैक्टिसेस थी वो जा कर के इसने हैनोई ने हमारे डिस्टर्ब कर दिया। उससे ज़मींदार लोग को इशू होने लगा, उससे नॉर्मल पीजेंट्स को इशू होने लगा, उससे वहाँ के नवाब को इशू होने लगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो सब चीज़ें थी वो कंट्रोल तो नवाब ही कर रहा था उस रीजन में, लेकिन हैनोई ने वहाँ पर जाकर के इन सब के प्रैक्टिसेस को डिस्टर्ब करना शुरू हुआ। इससे 1781 में जो काफ़ी ज़्यादा कुछ राइट्स भी वहाँ पर देखने के लिए हमें मिले और कुछ किलिंग्स भी हुई जो कि नॉर्मल लोगों ने ब्रिटिशर्स को भी किल किया और ब्रिटिशर्स ने जो है वहाँ के नॉर्मल पॉपुलेशन को भी किल किया। तो नवाब ने इसके खिलाफ में रिवोल्ट किया, किसके हेल्प के साथ? ज़मींदार्स और नॉर्मल पीजेंट्स के साथ। बट इवेंचुअली ये जो भी था वो सारा कुछ ब्रिटिशर्स के द्वारा क्रश कर दिया गया। हालांकि वॉरेन हेस्टिंग ने जो एक अच्छा काम ये किया था कि उसने बाद में जो इजारा सिस्टम था इसको वहाँ से हटा दिया। तो ये इस रिवोल्ट की अचीवमेंट थी कि जो उसने इजारेदारी वहाँ पर स्टार्ट करी थी, इस इजारेदारी को बाद में वहाँ से हटा दिया गया। तो ये था आपका गोरखपुर अपराइजिंग। तो ये थी आज की दो इम्पॉर्टेंट अपराइजिंग, और आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स के साथ मैंने इसे डील किया है। तो फर्दर हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं कि देवी चौधरानी जो इम्पोर्टेंट फिगर है वो कौन से रिवोल्ट से रिलेटेड है। इसका आंसर आपको बताना था कमेंट बॉक्स में। तो अगर आपने लिख दिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि हमने लास्ट ही लेक्चर में डील किया था। तो इसका सही आंसर है आपका फ़कीर रिबेलियन, जिसे हम कहते हैं सन्यासी रिबेलियन भी कहते हैं, सन्यासी रिबेलियन। इवन मैंने वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय के बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का एक जो नॉवल था उसको भी डिस्कस करा था, आनंद मठ नाम से। उस आनंद मठ नॉवल में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने इनके बारे में, देवी चौधरानी जी के बारे में बात भी किया था। तो ये था हमारे क्वेश्चन का आंसर, देवी चौधरानी इज रिलेटेड टू योर फ़कीर रिबेलियन और सन्यासी रिबेलियन। तो आई होप आपको लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को, और इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि सब तक के हमारी रीच बन सके। और नीचे दिए हुए लिंक से आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसको ज़रूर देखें ताकि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे, और जो आने वाले लेक्चर्स हैं इस सीरीज़ से रिलेटेड वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करें। थैंक यू।